तो दोस्तों स्वागत है सभी का चैनल पर। दोस्तों अगर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों आज अपन शुरू करने वाले हैं कक्षा 9 का विज्ञान का पहला पाठ। कक्षा 9 कौन सा चालू करेंगे? कक्षा 9 का साइंस। तो शुरू करते हैं। पहला पाठ दे रखा है हमारे आसपास के पदार्थ। पाठ क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो जैसे देख रखा है कि अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। अपने चारों ओर अपन देखते हैं तो बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। उनके आकार अलग होता है, सबका आकृति भी अलग होती है, बनावट सबकी अलग अलग होती है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। मतलब इस विश्व में या पर्यावरण में हर वस्तु अलग अलग सामग्री से मिलकर बना है, तो उन्हें अपन वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? पदार्थ नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो एक पदार्थ है। जो भोजन हम खाते हैं वो भी एक पदार्थ है। पत्थर क्या है? एक पदार्थ है। बादल पदार्थ हैं। तारे पदार्थ हैं। पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती है। पदार्थ कौन सा होता है? पदार्थ कौन सा होता है? जिन वस्तुओं का एक तो द्रव्यमान होता है और दूसरा ऑप्शन क्या है? ये वस्तु स्थान घेरती है। वो कौन सी होती? पदार्थ होती है। ये वस्तुएं जो जिनका द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं वो पदार्थ कहलाती है। जैसे ये दे रखा है ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये आयतन स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाती है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता है। पुराने समय से, जैसे अपन देख सकते हैं छोटे बच्चे भी देखते हैं तो पहले अपने आसपास वस्तु रखी हुई होती है, उनके बारे में पूछते हैं क्या है ये, क्यों रखा है, ऐसा क्या है, तो इसके बारे में पूछते हैं। तो इसी तरह पुराने समय में मानव को इतना पता नहीं था तो वो धीरे धीरे खोज करते रहे, आज भी खोज करते हैं। तो इसी तरह से कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने के लिए, पर्यावरण को समझने के लिए प्रयास करता रहा है। और भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। वो तत्व कौन कौन से हैं? पंचतत्व। जिसे क्या कहा है? पंचतत्व कहा है। ये पंचतत्व हैं जैसे वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल और आकाश। ये क्या है? पंचतत्व। याद रखना है पंचतत्व कौन से हो जाएंगे? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये पंचतत्व हैं। फिर आ जाएगा उनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। हमारे आसपास की जो सारी वस्तुएं दिखती हैं जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं, उन्हें अपन पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ ये किस चीज़ों से मिलकर बना है? तो ये बना है पंच तत्वों से मिलकर बना है। पंच तत्व कौन कौन से हैं? तो ये दे रखे हैं पंच तत्व। इन चीज़ों से मिलकर बना है सारी वस्तुएं। जैसे वायु हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी, अग्नि, जल, आकाश, इन सब से मिलकर बना है जो पदार्थ कहलाता है। इन पंच तत्वों से सभी वस्तुओं से मिलकर बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, चाहे वो सजीव हो या फिर निर्जीव, इंसान हो या फिर पत्थर हो, मकान हो, जो भी हो, ये सारे आ जाएंगे। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर
दो प्रकार से वर्गीकृत कर दिया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये अपना पहला टॉपिक शुरू हो जाएगा। यहाँ से पहला टॉपिक है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है? तो इसका पहला टॉपिक दे रखा है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? इम्पोर्टेंट है। पदार्थ फर्स्ट टॉपिक क्या है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट लिख रखा है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। फिर उसमें दिया है पहला फर्स्ट पॉइंट है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। कितने? दो विचारधाराएं। एक विचारधारा का मानना यह था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। एक विचारधारा क्या थी? कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। और अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। एक में तो दे रखा है पदार्थ लकड़ी की तरह सतत होते हैं, दूसरे में रेत के कणों की तरह होते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में ये निर्णय लेते हैं कि ये सतत हैं या कणों से बने होते हैं। क्रियाकलाप दे रखा है। क्रियाकलाप में दिया है 100 ml का बीकर ले। 100 ml का बीकर लेना है। एक गिलास ले लेना है। इसी तरह इस बीकर को जल से आधा भर कर जल के स्तर पर निशान कर लगा दे और दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की सहायता मदद से जल में घोल दे और जल के स्तर में आए बदलाव या ध्यान दे। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? मतलब एक गिलास लिया, उसमें पानी भर दिया, उसमें नमक डालो या शक्कर डाल दो, फिर हिला दिया तो वो अंदर घुल जाता है, पता ही नहीं चलता है कहाँ चला गया। तो इससे क्या बदलाव आया? क्या पानी की जो अपन ने निशान किया उसका आयतन बढ़ा? इसमें कुछ बदलाव आया? स्तर बढ़ गया या नहीं बढ़ा? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी हुई गई शर्करा नमक व पूरी पानी में घुल गई और जैसा कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। चित्र कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है। सबसे पहले आपने एक बीकर ले लिया, गिलास भी ले सकते हैं, उसमें आधा गिलास पानी ले लिया, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, हिलाया, पूरी तरह से पानी में घुल गया। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं? क्रियाकलाप दे रखा है 1.2। इसमें दे रखा है पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। इस घोल से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दें। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इस प्रकार घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहे तो क्या जल अब भी रंगीन होगा? इसके बारे में देखेंगे। ये जैसे ये देख सकते हो क्या जल अब भी रंगीन होगा। अपन ने सबसे पहले एक बीकर लिया, उसमें पानी डाला आधा गिलास, फिर उसमें क्या डाल दिया? एक रंगीन पदार्थ डाल दिया। ये दे रखा है, ले लिया 3 क्रिस्टल 100 ml पानी लिया, फिर इसमें लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला दिया।
इसमें अपन ने एक 100 ml का बीकर लेके 100 ml पानी ले लिया, उसमें क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया। पोटेशियम परमैंगनेट डाल के घोल दिया ये इस तरह से। फिर इसमें से 10 ml निकाला, 10 ml निकाल के इस वाले बीकर में डाला। फिर वापस इसको 100 ml तक भरा, 90 ml पानी डाल दिया। फिर वापस इसमें से 10 ml निकाला, फिर वापस इसको 100 ml तक भरा, यानी 90 ml। 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट के अंदर 90 ml पानी डाला, फिर वापस निकाला, तो फिर इसमें 90 ml पानी डाला, 10 ml निकाल के। तो इस तरह से करते गए तो इसमें रंग में परिवर्तित होता गया। धीरे धीरे पानी साफ होता दिखाई दे रहा होगा। 5 से 8 बार करने पर तरुणीकृत करते रहे तो अब क्या, जब जल रंगीन है तो धीरे धीरे रंगीन नहीं रहेगा, साफ हो जाएगा। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी को बहुत अधिक मात्रा यानी कि 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं और अनंततः यह एक स्थिति में ये कण छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। हाँ, पदार्थ दे रखा है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कण कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। अगला टॉपिक हो जाएगा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कण के अभिलाक्षणिक गुण क्या है? पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है? तो इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा और डिटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। उसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो क्या एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? निरंतर गतिशील होते हैं। फर्स्ट में क्या देखा था? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आगे देखा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसमें क्या लिखा है? अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे। इसका सुगंध लेने के लिए आपको कितने समय जाना पड़ेगा? अब अगरबत्ती जला दे। अगर अपन अपनी कक्षा में किसी कोने में एक अगरबत्ती रख देते हैं तो उसके सुगंध लेने के लिए अपन को उसके पास जाना पड़ेगा। अगर उस अगरबत्ती को जला लेते हैं तो क्या होता है? तो अगरबत्ती को जला लेंगे तो दूर से ही सुगंध आने लगेगी ना, मिलती रहेगी। तो ये अपने प्रेक्षण को नोट करें। जैसे ये बोल रहा है ना, निरंतर गतिशील होता है, तो जलाने पर कण फैल जाएंगे पूरे कमरे में, तो अपन को पास में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जल से भरे दो गिलास या बीकर ले। पहले बीकर के अंदर एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दे। दूसरे बीकर में शहद डाल दे। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण नोट करें। शाही बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? शहद बूंद डालने पर क्या देखा? शाही बूंद रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं? तो ये क्रियाकलाप कर सकते हो आप अपने घर पर भी आराम से। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से। क्रियाकलाप अगला दे रखा है 1.5।
एक गिलास में गर्म पानी लेना है, दूसरे गिलास में ठंडा पानी लेना है, फिर कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दे, हिलाए नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, मतलब आपको क्या करना है, एक गिलास लेना है, उसमें एक गिलास में गर्म पानी डालना, एक में ठंडा पानी डालना, अंदर कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट डाल के बिना हिलाए रख देना है और देखना है वो नीचे जमता है और उसके जस्ट ऊपर क्या दिखाई देता है वो नोट करना है। समय बीतने पर क्या होता है, इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये तो अपन ने पढ़ लिया था कि पदार्थ निरंतर गतिशील होता है, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। पदार्थ निरंतर गतिशील होता है। पदार्थ क्या बहुत सारे कणों से मिलकर बना, और कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है ना। और तापमान बढ़ता है तो पदार्थ के कणों में गति बढ़ जाती है, कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण किसे कहते हैं, ये परिभाषा ध्यान रखना है। विसरण किसे कहते हैं, विसरण कैसे कहते हैं, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना मिश्रण कहलाता है। मतलब दो विभिन्न पदार्थ के कण स्वतः मिलते हैं ना, तो उससे क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म पानी पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पदार्थ के कण जब तापमान बढ़ता है तो इसकी गति बढ़ जाती है, इसलिए विसरण तेज होता है। अब एक पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप दे रखा 1.6, इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं और पहला समूह ईद में नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ ले। दूसरा समूह एक दूसरे को हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना दे। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर श्रृंखला बना दे और एक चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। तो किसी समूह को तोड़ने का आसान था, किस समूह को तोड़ना आसान था, यही करना है क्रियाकलाप। फिर दे रखा है एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड ले। एक लोहे की कील लेनी, एक चौक का टुकड़ा लेना और एक रबड़ बैंड लेना। इन पर हथौड़ा मार कर, काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें। तो इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं, ये देखना है। आगे दे रखा है कि उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है और यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, आकर्षण बल होता है इनमें। तो फिर दे रखा है प्रश्न दिए हैं, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं और कौन से पदार्थ नहीं हैं, वो देखना है, इनमें से छांटने हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने
के लिए आपको उसके पास से जाना पड़ता है। इससे कि तो क्या कारण है बताओ? क्योंकि गर्म खाने में जो कण होते हैं उनकी गति बढ़ जाती है। यहाँ पे पढ़ा था ना अपन ने कि तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए। फिर आ जाएगा स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित करता है, ये बताना है। फिर ये पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है वो बताना है, विशेषता क्या होती है। अगला टॉपिक हो जाएगा पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्था हमारे अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें और ये कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? 3। ठोस, द्रव, गैस। अवस्था कितनी है? ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्था होती है पदार्थ। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पदार्थ की कितनी अवस्था है? अवस्था पूछ लिया। पदार्थ की 3 अवस्था होती है। कौन कौन सी? ठोस होती, द्रव होती और गैस होती है। ठोस में जैसे अपने आसपास जैसे देख सकते हैं कुर्सी, टेबल, पेन जो भी है ये ठोस पदार्थ है। द्रव में पानी हो जाएगा। गैस में हवा हो जाएगा, ऑक्सीजन। ये 3 अवस्था होती है और तीनों अवस्थाओं में से अपन अलग अलग पढ़ेंगे। पहली अवस्था हो जाएगी ठोस अवस्था। आइए देखते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्रियाकलाप दे रखा है। ठोस अवस्था में क्या दे रखा है? उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। ठोस पदार्थ में क्या होता है? पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। पहली अवस्था हो जाएगी ठोस। इसका आयतन क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। ठोस की आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन एवं द्रव्यमान निश्चित होता है। इसमें दे रखा है ये इसका आकार, स्पष्ट सीमा यानी आयतन और दोनों निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ की 3 अवस्था हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। सबसे पहले अपन देख रहे हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में क्या होता है? ठोस अवस्था का आयतन निश्चित होता है और आकार निश्चित होता है। जैसे कुर्सी देख सकते हो तो कुर्सी का आयतन निश्चित है ना, और आकार एक जैसी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि कुर्सी इस स्थान से दूसरे स्थान पर रखने पर उसका आकार बदल जाता है। पेन वैसा का वैसा ही रहता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ वैसा ही रहेगा। पानी का आकार निश्चित नहीं होता है, उसका आयतन निश्चित होता है। यानी कि द्रव, दूसरी अवस्था हो जाएगी द्रव अवस्था, उसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। क्यों? आकार अनिश्चित, जैसे पानी को गिलास में डाला तो पानी गिलास का आकार ले लेगी, गिलास की तरह गोल दिखेगी। पानी को किसी 4 भुजा वाले बर्तन में डाल देंगे तो उसकी तरह बन जाएगा। पानी को जैसा बनाएंगे, जैसा आकार की वस्तु के अंदर डालेंगे उसी का आकार ले लेगा। तो क्या होगा? पानी का आकार बदलता रहता है तो आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। और आयतन निश्चित, यानी कि उसका वजन तो वो ही रहेगा। कहीं भी किसी में भी डाल दो, 1 लीटर पानी को गिलास में डालो, बोतल में डालो, थाली में डालो, किसी में डाल दो, वो पानी का आयतन निश्चित रहेगा, आकार परिवर्तित हो जाएगा। उपरोक्त ये दे रखा है कि उपरोक्त सभी ठोस उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती और एक स्थिर आयतन यानी कि नगण्य संपीडितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। मतलब ठोस के ऊपर अपन जोर लगाएं तो
वो अपना आकार बदलेगा नहीं, वैसा का वैसा ही रहेगा, वो आकार में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि पेन को ज़ोर से दबा देंगे तो पेन का आकृति बदल जाएगी, ऐसा नहीं होगा ना। पेन दबाने पर भी वैसा वैसा, चेयर को वैसा ही वैसा रहे। एक ईंट लेंगे, ईंट भी क्या है, ठोस पदार्थ है, उसको उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे तो फिर भी उसके आकार में बदलाव नहीं होगा, वो वैसी ही रहेगी। तो ये बोल रहा है कि हम देख सकते हैं कि इनकी सीमाएं, आकार और आयतन संवेदित होते हैं, नगण्य होता है, स्थिर होता है। बाह्य बल लगाने पर इनका ठोस आकार बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इसका आकार नहीं बदलता। मतलब ईंट को अपन दबाने पर, खड़े रहने पर, कुछ भी करके वो टूट जाएगा, पर वो मजबूत ऐसे ही कड़क ही रहेगा, उसका आकृति बदलाव नहीं होगा, आकार नहीं बदलता है। इसलिए ये दृढ़ होते हैं, यानी कि ठोस होते हैं, मजबूत होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैसे दे रखा है, रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? यस, रबर बैंड को प्लास्टिक का या रबर बैंड होगा तो उसको खींचेंगे तो आकार बदलाव हो जाएगा। उसके मतलब बाह्य बल लगाएंगे तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। आकार विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी या नमक उन्हीं बर्तन के आकार लेते हैं। क्या ये ठोस है? स्पंज क्या है? ठोस हैं, लेकिन फिर भी अपना आकार, इसका संपीड्य संभव हुआ क्यों? ये सभी ठोस हैं। ये सभी क्या है? ठोस हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड आकार बदलता है और बल हटाने पर वापस पुनः अपनी आकृति ले लेता है। एक रबर लेते हैं अपन, उसको खींचते हैं तो वो लंबी हो जाती, वापस छोड़ते हैं तो वो वैसी हो जाती। जैसे कि एक स्प्रिंग ले लिया, उसको दोनों सिरे पकड़कर खींचेंगे तो वो आकृति बदल जाएगी, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। वापस छोड़ेंगे तो वापस सेम लंबाई में आ जाएगी। तो ये भी एक बाह्य बल हटाने पर वो पुनः अपनी आकृति का ग्रहण कर लेता है। चाहे हम शर्करा, नमक को अपने हाथ में ले और किसी प्लेट में, जार में रखें, उनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इससे दबाते हैं तो वायु में बाहर निकलती है और जिससे इसका संवेदन होता है। तो दोस्तों, क्लास कैसी लगी? आधा पार्ट अपन बाद में पढ़ेंगे। और चैनल पे कोई ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।